गेट बंद करना। हाँ जी, देखिए 7 जेंट्स और 5 लेडी। 7 और 5, अरे बोलो। 6 की बनानी है कमेटी। करा दिया ये। पर इसमें मैं एक और केस लेने वाला हूं, इसलिए वापस लिया है। 7 जेंट्स 5 लेडी, 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। 3 लेडी 2 जेंट्स। बोलो 3 लेडी 4 लेडी 1 जेंट्स। ठीक है, हो जाएगा। सर सेलेक्ट करने को ही तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जितनी भी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सेलेक्ट करने का फॉर्मूला भी पता है, प्रोसेस भी पता है, पर अब होता कैसे है। 7 लेडी 5, 7 और 5, तो कितने की कमेटी? 6 की। 12C6, बोलो। 12 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। अब बताओ 7 और 5 मेंबर कितने सेलेक्ट करने हैं? पर उसमें लेनी कितनी है? 3 लेडी लेनी। तो लेडी कितनी है अपने पास? 5। तो 5 में से 3, 5C3। बीच में इंटू आएगा। ये इंटू क्यों आया? क्योंकि अपन को 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। जब तक पूरे मेंबर सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक इंटू ही चलेगा। जब तक पूरे मेंबर सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक क्या चलेगा? इंटू। अगर नया केस बनता तो प्लस आता, तो क्या आता? पर ये तो अभी अपने 2 जेंट्स बाकी हैं। 2 जेंट्स, जेंट्स कितने अपने पास? 7। तो 7C2, इसको सॉल्व कर लोगे ना आप। अब बताओ कितनी लेडी? तो 5C4। और जेंट्स कितने? 7C। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन। डन। अच्छा जी, क्या हुआ? 6 लेडी और 5 जेंट्स और 5 की हमें मेंबर सेलेक्ट करने हैं। और हमें बोला गया है एटलीस्ट 2 लेडी। बोलो। यार ये एटलीस्ट में तो आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट में तो 2 लेडी लेंगे या 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। 2 से 2 तो ले ही सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो बच्चों केस बनेगा और केस में फिर ऐड करते हैं। केस में फिर मुझे बताओ, एटलीस्ट 2 लेडी, तो 2 लेडी ले ली। मेंबर कितने लेने? तो जेंट्स भी लेने पड़ेंगे। अरे भाई 5 मेंबर लेने ना, 2 तो लेडी ले ली, तो 3 जेंट्स। आगे लेडी और भी ले सकते हो। 3 लेडी 2 जेंट्स, आगे भी ले सकते हो। 4 लेडी 1 जेंट्स, आगे भी ले सकते हो। क्योंकि हमारे पास तो 5 6 लेडी अवेलेबल है। बोलो 5 लेडी 0 जेंट्स, आगे भी ले सकते हैं। क्यों? मेंबर तो 5 ही लेने, मेंबर तो केस कितने आए? 4। तो लेते जाओ, अब लेते जाओ, लेडी लेते जाओ। 6C2 5C3। आगे बोलो 6C3 5C2। आगे बोलो 6C4 5C1। आगे बोलो 6C5 5C0। चारों केस को क्या करेंगे? ऐड। ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? लेंदी। नोट डाउन।
ये सबके बीच में प्लस क्यों आया? क्योंकि नया केस बन गया ना, 5 मेंबर सेलेक्ट होने के बाद नया केस बन गया, और नया केस बन गया तो सारी केस क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इसको सॉल्व आप घर पे करना, सॉल्व करके जोड़ लेना। अच्छा, ये जो एटलीस्ट वाला केस है ये ऐसे और देखते हैं अपन। 12 क्वेश्चन थे, बोलो। ये दो पार्ट में डिवाइड है, 6 एक में, 6 एक में। ठीक है, अब एक आदमी को 6 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट मतलब दोनों से कम 3 कर सकता है, 3 से ज्यादा कर सकता है, 3 से कम नहीं कर सकता। 3 से कम नहीं कर सकता। एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ध्यान से देख के बताओ, इधर से 3 करेगा तो इधर से 3 करेगा, क्योंकि करने 6 है। अरे करने 6, इधर से बढ़ाओ, इधर से 4। बोलो, इधर से 4 तो इधर से कितने करेगा? 2। ये तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बोला एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो केवल एक ही केस अवेलेबल है, बोलते ही नहीं हो। सर यही वाला केस एप्लीकेबल होगा, ये 4 2 क्यों नहीं होगा? एटलीस्ट 3 तो 5 1 क्यों नहीं होगा? एटलीस्ट 3 मतलब ये केस भी एप्लीकेबल नहीं, ये भी एप्लीकेबल नहीं। 6 में से 3 कर लो, 6 में से 3 कर लो। 6 सी 3 इंटू, अगर उसको 8 करने हैं, कितने करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने। अब अगला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। 8 अटेम्प्ट करने। बोलो 8। अब 8 अटेम्प्ट करने तो एक तरफ से 3 कर लिए, एक तरफ से 5। 3 और 5 8। एक तरफ से 4 कर लिए, एक तरफ से 4, ये भी चलेगा। एक तरफ से 5 कर लिए, एक तरफ से 3, ये भी चलेगा। तो बताओ फिर क्या कैसे करें? सेलेक्ट करो। 6C3, 6C5 प्लस 6C4, 6C4 प्लस 6C5, 6C3। समझ में आ गया क्या? ऐसे करने पड़ते हैं कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। कर लोगे? नोट डाउन। पहले क्वेश्चन में 6 अटेम्प्ट करने हैं, दूसरे क्वेश्चन में 8 अटेम्प्ट करने हैं। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया?
बढ़े आगे। अब कॉम्बिनेशन की क्या है, जो बेसिक बातें हैं वो प्रॉपर्टी के रूप में आती है। प्रॉपर्टी तो बड़ा आसान लॉजिक है, वैसे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। एन सी वन की वैल्यू एन होती है। एन सी वन की वैल्यू, अगर किसी को 8C1 सॉल्व करना है, 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो 8 ही आएगा। क्या आएगा? अरे समझ गए क्या? एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, एन सी जीरो की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है। एन सी वन की वैल्यू एन होती है, जैसे 8C1 की वैल्यू 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू 8 होती है। एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, एन सी एन की वैल्यू, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है। प्रॉब्लम करेगा ये तो, दूर हूं मत यार। एन सी वन की वैल्यू एन होती है, एन सी एन की वैल्यू 1 होती है, एन सी जीरो की वैल्यू। और एक इंपॉर्टेंट बात, एन सी आर बोलो, एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है, यानी एन में से आर को माइनस। एग्जाम्पल देखो, 6C4 बोलो, तो 6C4 किसके बराबर होगा? 6C2। 6C, नीचे का टोटल देखो, नीचे का टोटल ऊपर वाले के बराबर, ऊपर वाले के। तो ये भी प्रॉपर्टी है। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू, तो नीचे वाले का टोटल एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? एन के। किसके बराबर होगा? ये प्रॉपर्टी बोलो। एन सी एन माइनस आर, एन सी, तो 6C4 किसके बराबर होगा? तो बताओ, 14C10, 14C किसके बराबर होगा? 14C4 माइनस कर दो 14 में से 10। अच्छा ये बताओ, 10C4, 10C4 किसके बराबर होगा? 10C6। क्या करेगा? डबल डबल लिखा हुआ। अरे इसमें डबल कैसे लिख रहा है, बार बार मिटता है यार। ये देख, ये मिट रहा है। ये देख, ये देख, पता नहीं बार बार मिट जाता है, फिर डबल डबल हो जाता है। तो भी खोल लिया, फिर इस पे जिग जैग आ रहा है, लिखा हुआ जो आएगा ना, देख, ये जिग जैग में आ रहा है। ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है? वैसे नहीं लिखा हुआ आ रहा ना, तो मैंने लिखा परमुटेशन। चलने दे, ऐसे ही चलने दे क्या? हाँ उससे तो सही। चलो इससे शुरू से करते वापस। एन सी वन की वैल्यू किसके बराबर होता है? 8C1, तो बोलो 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? 8 के। एन सी एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? और एन सी जीरो भी किसके बराबर होता है? और एन सी आर किसके बराबर होता है? एन सी एन माइनस आर, एन सी एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के क्या होता है? बराबर। एग्जाम्पल देखते जाओ, 10C4 बोलो किसके बराबर होगा? 10C6, 10C4 किसके बराबर होगा? 12C8 बोलो, 12C4। अरे समझ गए क्या? एग्जाम्पल क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं, NC10 और NC14, फाइंड एन, फाइंड, तो नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर। तो 10 प्लस 14 इक्वल टू एन, तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 24। नोट डाउन।
नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर। हो गया। एक और देखो। 18 CR, 18 CR-2 फाइंड R। ठीक है। 18 C, 2R-3 RC5। मतलब दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बताओ। नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर। अरे सही है क्या? बोलते जाओ। R+R-2 इक्वल टू 18। तो 2R=20। तो R का वैल्यू क्या आ गया? 10। समझ में आ गया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे वाले का टोटल बोलो। R+2R-3 इक्वल टू 18। 3R=21। R का वैल्यू क्या आ गया? R का वैल्यू यहां लगा दो। 7C5, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। नोट डाउन।
अब एक प्रॉपर्टी देखना क्या है, NCR -1 ऊपर सेम होना चाहिए, ऊपर यहां पे जो नंबर है उससे जस्ट एक कम इधर होना चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर 4, इधर 6 है तो इधर 5, तो फिर क्या होगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा, ऊपर एक N+1, और इनमें से बड़ा नंबर कौन है उसके बराबर आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल देना, मैंने कहा देखो 10C5 और 10C4, अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 5 है ये 4 है, एक नंबर उससे जस्ट अगला नंबर, ऊपर दोनों सेम तो बढ़ा दो ऊपर एक, 11C5 के बराबर होगा। सर इसकी कैलकुलेशन और उसको ऐड करें और इसकी कैलकुलेशन करें तो बराबर आएगा, मैंने कहा हमेशा बराबर आएगा। सर एक एग्जाम्पल और दे दो, मैंने कहा बताओ 8C6 8C5 किसके बराबर आए, 9C6 के, बोलो 9C। अब इसके क्वेश्चन बनने लग गए, क्वेश्चन कैसे बनने लग गए देखते जाओ, 12C5 12C4 13CX, तो X क्या होगा, तो देखते ही पता लगा लेंगे। अब 12C5 12C4, ऊपर एक बढ़ गया बड़ा नंबर के इक्वल, तो 13C5। अब मुझे बताओ 13C5 किसके बराबर होता है, 13C8, अरे 13 में से 5 गया, प्रॉपर्टी दूसरी वाली, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी, 13C5 ही किसके बराबर होता है, तो इस X की वैल्यू, यहां से 13C X की वैल्यू, तो इस X की वैल्यू 5 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, तो X की वैल्यू लगा क्या होगी, 5 और 8, बोलो। एक और ले लेते हैं सर, एक और ले लेते हैं, 9C6 9C5 NC6, अब ये बताओ, अरे बताओ, ये 9 है ये 9 है, तो ये N कितना होगा, 10, समझ गए क्या। एक और ले लो, 10C4 10C3 11CX, पर 11C4 और 11C4 किसके बराबर होता है, 11C7, 11C X की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 7 भी, अरे समझ गए क्या। तुम लास्ट वाला कौन सा था देख, 12C5 12C4 13CX, पिछले वाले में था क्या, लास्ट वाला कौन सा था भाई, लास्ट वाला नीचे वाले का टोटल ऊपर वाले के बराबर, तो R का वैल्यू 7, और इस वाले में देखेगा तो 12C5 12C4 13CX, तो 13C5 के 13C5 13C5 के बराबर, 13C5 ही 13C8 के बराबर होता है, तो 5 और 8 दोनों सही है, लास्ट वाला इधर आ जाओ, 10C4 10C3 11CX, 10 में एक बढ़ गया 11, बड़ा नंबर कौन है 4, तो 11C4 के बराबर, 11C4 11C7 के बराबर होता है, तो 4 और 7 दोनों आंसर। ओके, ये 8 ये 8 ये 6 ये 5, ये इससे एक कम, ऊपर एक बढ़ गया बड़े नंबर के बराबर,
अच्छा, जैसे लिखा हुआ है 13C5, 13C4, 14C6, 15C7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर ये तो अजीब सा इतना बड़ा, पहले हम इसको सॉल्व करें फिर इसको करें फिर इसको करें, इसको क्यों करते हो? प्रॉपर्टी लगाओ ना। अरे क्या लगाओ? बताओ इन दोनों पे क्या लगेगी प्रॉपर्टी? कितना हो जाएगा? 14C5 के बगल में 14C6, उसके बगल में 15C7, फिर ये प्रॉपर्टी लग गई। बोलो किसकी हो जाएगा? 15C6 और ये फिर 15C7, फिर ये प्रॉपर्टी लग गई 16C7 के। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 1, 2, 3 और 4 कितने पॉइंट है? इनसे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट को जब मिलाते हैं तभी तो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो सर स्ट्रेट लाइन तो हम बना के देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगी। क्या बनेगी? अरे मैंने कहा ऐसे क्यों करते हो? ऐसे बोलो ना, 4C2। सिंपल ही तो है, 4 पॉइंट थे, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 4C2। सर ट्राइंगल बनाने हो तो 4C3। सर क्वाड्रिलेटरल बनाने हो तो 4C4। ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 पॉइंट चाहिए। जितने पॉइंट का सिलेक्शन करना हो कर लो। सर 4C2 की वैल्यू 6 होती है क्या? मैंने कहा 6 ही होती है, और लाइनें भी 6 बन रही है। और 4C2 को सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24/4, 6 ही आ रहा है। तो बोलते ही नहीं हो यार। अगर मैंने बोला डायगोनल्स बताओ, क्या बताओ? बोलो। तो डायगोनल्स कितने इसमें? 2। बोलो। तो टोटल कितनी लाइन है? 6। उसमें से अपन ने क्या करे? नंबर ऑफ साइड हटा दो, नंबर ऑफ। तो 6 में से 4 हटाएंगे, कितना बचेगा? तो ये फॉर्मूला होता है NC2 - N, डायगोनल्स का फॉर्मूला। बोलो क्या किया, क्या किया? टोटल स्ट्रेट लाइन, टोटल माइनस नंबर ऑफ साइड माइनस इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू। सही बात है, टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालो, उसमें से नंबर ऑफ साइड हटा दो, तो क्या बचेंगे? डायगोनल ही तो बचेंगे। इसमें बताओ कितने डायगोनल है? साइड की लाइंस कितनी थी? अरे लाइंस कितनी थी? साइड। तो 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे, तो 2 डायगोनल आ रहे हैं। समझ गए क्या? अगर कोई बोलेगा डेकागन, बोलो डेकागन में कितनी साइड होती है? 10। बोलो। तो हम एन की जगह 10 लगा देंगे। पेंटागन, बोलो तो एन की जगह 5 लगा देंगे। समझ गए क्या? अच्छा अब एक लॉजिक और बताना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं। अब इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे सर ये तो एक ही लाइन पर है, एक ही। तो जब इसने इससे लाइन बनाई, ये बनी, तो उसमें ये वाली लाइन अपने आप शामिल हो गई, ये वाली लाइन अपने आप शामिल हो गई, ये वाली लाइन अपने आप शामिल हो गई। अरे हुई ना? तो कोलिनियर से जब लाइन बनाएंगे तो जब इसने इससे बनाई उसमें ये लाइनें शामिल हो जाएंगी। तो कोलिनियर से जो लाइन बनेगी वो काउंटिंग में नहीं आनी चाहिए।
कोलिनियर से जब लाइन बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है NC2 माइनस RC2 प्लस 1। आर कौन है? कोलिनियर। आर कौन है? एन कौन है? टोटल पॉइंट। प्लस 1 क्यों करा? जो इस पॉइंट ने इस पॉइंट से जो लाइन बनाई उसको शामिल करना होता है। उसको बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट कितने हैं? 8 से स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? 8C2। और किन से नहीं बनेगी? इन 4 से। इन तो इन 4 वाला हटाना पड़ेगा। ये प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि इस पॉइंट ने इस पॉइंट से जो लाइन बनाई वो तो शामिल करनी ही पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी ना, जो फर्स्ट ने लास्ट से बनाई। तो सर ये RC2 क्या है? अरे ये जो कोलिनियर पॉइंट है, ये जितनी लाइनें बनाते हैं वो जबरदस्ती शामिल हो गई। वो जबरदस्ती उसे हटाने के लिए उसे फॉर्मूला बोलो। एक मिनट, आना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन वगैरह। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, the number of straight line by n points if no points are on same line। कोई भी सेम लाइन पे नहीं है, कोई भी कोलिनियर नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ नो पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन तो NC2 बोलो पहला। दूसरा, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बाय n पॉइंट्स इफ r पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि वो सेम लाइन पे है, तो फॉर्मूला होगा NC2 माइनस RC2 प्लस 1। फॉर्मूला बोलो। तीसरा, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय n पॉइंट्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय n पॉइंट्स, तो फॉर्मूला क्या होगा? NC3। फॉर्मूला बोलो, अरे बोलो। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय n पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कोलिनियर है तो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बाय n पॉइंट्स if r points are collinear, तो फॉर्मूला होगा NC3 माइनस RC3 प्लस 1। इसमें प्लस 1 नहीं होगा क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? अगर अगर कोई कोलिनियर पॉइंट है तो क्या वो ट्रायंगल बना लेंगे? क्या ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो प्लस 1 नहीं होगा। प्लस 1 ये आपका बेटर है।
5 द नंबर ऑफ डायगोनल्स by n sides of polygon तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है nc2 माइनस, या फिर एक और फॉर्मूला होता है n माइनस 3/2। दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों से आंसर, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आता है। जैसे अगर कोई बोले डेका गन बोलो, उसमें 10 साइड होती है, कितनी? कोई बोले नैनो गन, कितनी साइड होती है? 9। कोई बोले ऑक्टागन बोलो, कोई बोले हेप्टागन, में 7। बोले हेक्सागन 6, पेंटागन 5, और उसके बाद तो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, उसके बाद तो क्वाड्रिलेटरल। समझ गए क्या? एक आदमी के 5 दोस्त हैं। हेलो, एक आदमी के कितने दोस्त हैं? वो खाने पर डिनर पे बुलाना चाहता है। 5 दोस्त हैं, तो 5 में से एक को बुला सकता है, 5 में से 2 को, 5 में से 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। 6 को कहाँ से बुलाएगा? 5 में से 5 को बुला, 5 में से 0 को, पार्टी कैंसिल, पार्टी कैंसिल। तो 5 में से 0 को, 5 में से 1 को, 5 में से 2 को, 5 में से 3 को, 5 में से 4 को, 5 में से, तो ये जो 5C 0 से लेके 5C 5 तक ऐड किया, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है 2 की पावर n। बोलो, तो 5C 0 से 5C 5 ऐड कर लो या 2 की पावर n कर लो, दोनों से सेम आंसर आता है। दोनों से 5C 0 से 5C 5 कर लो, 2 की पावर n कर लो, दोनों से सेम आता है। 8C 0 से 8C 8 तक कर लो, 2 की पावर 8 कर लो, दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों से। तो सर ये बात चली। यहाँ पे देखो, डिनर पे इनवाइट कर रहा है, तो या तो कर सकता है, या तो जैसे पहले फ्रेंड के लिए 2, या तो करेगा, या दूसरे फ्रेंड के लिए भी, फिर तीसरे के लिए भी, ऐसे चलता रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व, तो ये जो ऐसे टाइप होते हैं जहां करना और ना करना चले, वहां 2 की पावर चलता है। क्या चलता है? क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है, द नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट n फ्रेंड्स फॉर डिनर, मेरी बात सुनो। इसमें अगर बोले टोटल वेज, बोलो टोटल वेज की शुरुआत किससे होगी? nc0, बोलो nc0, nc1, nc2, ncn तक जाएगा। nc, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 2 की पावर n, दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों से। अगर कोई बोले एटलीस्ट 1, बोलो, तो उसके लिए 0 से शुरुआत नहीं होगी, कहां से शुरुआत होगी? 1 से। nc1, nc2, nc3 कब तक होगा? ncn, इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी 2 की पावर n माइनस 1। ये -1 कौन सा वाला है? nc0 वाला। nc0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 माइनस कर दिया, 1। पर अगर कोई बोले एटलीस्ट 5, बोलो, तो शुरुआत किससे होगी? 5 से। nc5, nc6, nc7 कब तक जाएगी? nc, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी नहीं, क्योंकि हमें 2 की पावर n में से कौन कौन सा केस माइनस करना पड़ेगा? nc0, बोलो, nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, तो शॉर्ट ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधे चलेंगे। इसमें अगर एटलीस्ट 5 बोल दिया, एटलीस्ट, तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे।
द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व n क्वेश्चंस। बोलो, द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व, तो जो टोटल वेज होगा, बोलो, उसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। क्या होगा? अगर एटलीस्ट वन, बोलो, तो क्या शॉर्ट ट्रिक होगी? 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो समझ गए क्या? कि वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। पीछे वाली साइड खोलना, उसमें क्या था ये देख। पीछे वाली साइड में डेकागन था, डेकागन, पेंटागन, नैनागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन। ओके, स्टेटस लग। अच्छा, इसका मतलब है जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लो क्वेश्चन नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर भी सकते हैं, इसको, तो दो वेज हो गए, क्या हो गए? इसीलिए 2 की पावर n। इसको कर भी सकते हैं और इसको, ऐसे ही सबके लिए आएगा, तो 2 सबके लिए आता जाएगा, तो इसलिए क्या शॉर्ट ट्रिक है? 2 की पावर n। और एटलीस्ट वन के लिए 2 की पावर n माइनस 1। आपने 12th का पेपर दिया, तो जो क्वेश्चन आता है उसके बीच में और पार्ट भी आता है। अरे और पार्ट आ जाता है ना, क्वेश्चन और पार्ट, फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन और पार्ट, फिर क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव। बोलो, तब 2 की पावर n नहीं लगेगा, तब 3 की पावर n लगेगा। बता देता हूँ। The number of ways to solve n questions each have alternative। अगर ऑल्टरनेटिव वर्ड आ जाए, बोलो क्या वर्ड आ जाए? जैसे क्वेश्चन हो गया, बीच में और पार्ट हो गया, फिर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, फिर और पार्ट हो गया, फिर क्वेश्चन हो गया, तो देखो क्या होगा। बोलो, ये ऊपर वाला पार्ट कर सकता है, अरे ऊपर वाला पार्ट, ये और के नीचे वाला पार्ट कर सकता है, ये तीनों का ये दोनों का जवाब नहीं दे सकता।
तो जो ऑप्शन होंगे वो 1 2 3 होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे? 3। अरे बोलो ना। पहले क्वेश्चन के लिए 3 तरीके, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 3 तरीके, तीसरे के लिए भी। तो ये जो ईच ऑल्टरनेटिव तो टोटल वेज होगा। बोलो टोटल। वो 2 की पावर n ना होके क्या आएगा? पर कब? जब कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? और अगर एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट, तो 3 की पावर n। एक होता है नोट, n नोट होते हैं, उसको डोनेट करना होता है। मेरे पास 10 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का नोट है, मैं दान दे रहा हूं तो दे भी सकता हूं। और तो 2 की पावर n चलेगा, 2 की पावर। पर नोट एक दान देना ही पड़ता है, कंपलसरी होता है नोट में। n नोट है, डोनेट करना है, तो जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते। बोलो। तो अगर जो टोटल वेज है क्या, उसकी शुरुआत NC1 से होगी, NC। और कब तक जाएगा? NC। तो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? 2 की पावर n। अरे बोलो। नोट दान देना ही पड़ेगा, नोट दान। अगर मेरे पास कोई कोई टीवी, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये खरीदने हैं तो खरीदा भी जा सकता है और नहीं भी खरीदा जा। तो जो टोटल वेज होगा, परचेज, परचेज, टोटल वेज का आंसर क्या होगा? 2 की पावर n। बोलो। और अगर एटलीस्ट 1, इसके अंदर, इसके अंदर केवल नोट वाले केस में केवल टोटल वेज का आंसर ही क्या होता है? 2 की पावर n माइनस। इसमें 2 की पावर n नहीं होता, इसमें बाकी सब में क्या होता है? 2 की पावर। यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। अब जो आज लिखवाया उसके क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नोट जो डोनेट करते हैं, दान देते हैं ना, दान।